जी। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद हमने डिमांड सप्लाई स्टार्ट करना था ना। ठीक है, जी सर। तो डिमांड, पहले हम डिमांड पढ़ेंगे डिटेल सारी, फिर उसके बाद सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, डिमांड आपको याद है कुछ स्टार्ट की थी हमने, या बिल्कुल भी हम अभी स्टार्ट करनी है? नहीं सर, अभी स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है। डिमांड बेसिकली क्या होती है, ये जो आपकी वांट होती है ना, और आपकी विलिंगनेस, यानी वांट और विलिंगनेस एक ही चीज होती है ना, और साथ साथ आपके पास एबिलिटी, दोनों चीज अगर एक साथ हो तो वो कहलाती है डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कोई वांट है, मिसाल के तौर पर आप जो है ना एक मर्सिडीज कार परचेज करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन उस मर्सिडीज कार को परचेज करने की आपके पास जो है ना वो पैसे नहीं है, तो डिमांड नहीं है। ठीक है। अगर मर्सिडीज कार करना खरीदना चाहते हैं और आपका पैसे भी हैं, तो फिर ये उस प्रोडक्ट की डिमांड कहलाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग ये जो मर्सिडीज कार परचेज करना चाहते हैं, अगर उन सबके पास पैसा भी है, तो इसका मतलब है वो मर्सिडीज कार की डिमांड है। और उस डिमांड के मुताबिक जो है वो जो कंपनी है, फर्म है, वो उसको प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, क्लियर है? यानी कि जी सर। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसा है, एबिलिटी है, यानी कि परचेज कर सकता है, बट ही डजंट वांट टू बाय अ कार, मर्सिडीज कार, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अगेन इट्स नॉट अ डिमांड। क्यों? क्योंकि एबिलिटी तो है, उसकी वांट नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। तो डिमांड के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। किसका? एक आपकी विलिंगनेस हो, और दूसरी एबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? यस सर। नहीं। अच्छा ठीक है, चलो, ये दोनों का होना, इसका मतलब वो डिमांड कहलाती है। चले, उसके बाद अच्छा, इसमें दो चीजें और भी है, इफेक्टिव डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। बेसिकली जो डिमांड, अगर आप जो दोनों मिला के इफेक्टिव डिमांड कहलाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको इफेक्टिव डिमांड और डिमांड की जब दो बातें हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपके पास ये वांट है और साथ साथ जो है ना वो एबिलिटी भी है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डिमांड या इफेक्टिव डिमांड। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में जो है ना इसको कहते हैं कि जो आपकी वांट है वो आपकी डिमांड है, और इफेक्टिव डिमांड वो जिसके पास एबिलिटी भी है। तो बस इन एक्चुअल सेंस, जो आपकी डिमांड है, एक्चुअली वही असल में इफेक्टिव डिमांड है। अदरवाइज डिमांड है ही नहीं, वो तो खाली वांट हो जाएगी। वांट के बराबर आप डिमांड अगर कर रहे हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड, तो फिर आप डिमांड को कंसीडर करेंगे कि ये वांट है। ठीक है। अदरवाइज डिमांड जो है ना इफेक्टिव डिमांड ही होती है। ये बात क्लियर हुई? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? तो सर दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार। मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर डिमांड और इफेक्टिव डिमांड लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप कंसिडर करें कि डिमांड को जो है ना वो बात कर रहे हैं वांट की, और इफेक्टिव डिमांड जो है ना वो विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों है। ठीक है। और अगर आपके पास सिर्फ डिमांड लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड है, तो इफेक्टिव डिमांड ही है। मतलब वांट एंड एबिलिटी दोनों मिला के ही वांट डिमांड होती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं हुई जी कहीं पे? सर, समझ हाँ आ ठीक है गया। ना। अगर आपका डिमांड का डिफरेंस बिटवीन डिमांड का इफेक्टिव डिमांड, तो फिर आप कंसीडर करेंगे डिमांड वो दे आर टॉकिंग अबाउट दी वांट। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। चलें, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, क्वांटिटी डिमांड का मतलब जितनी आप जो है ना वो आप इसकी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, यानी इतनी क्वांटिटी जिसके पास जो लोग वांट भी कर रहे हैं, चाह भी रहे हैं, और साथ साथ में पैसे भी उनके पास भी हैं, तो वो क्या कहलाएगा? क्वांटिटी डिमांड है, यानी कितनी क्वांटिटी लोग परचेज करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह एक और चीज है, वो है और किस प्राइस पे लेना चाह रहे हैं, तो प्राइस ऑफ गुड सर्विस एंड डिमांड, ये भी कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं, यानी कि जो आपके पास जिस प्राइस लेना चाहते हैं, तो वो उनकी प्राइस है, और जो आपकी क्वांटिटी डिमांड पे जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे हैं, वो कहलाएगी क्वांटिटी डिमांड है। अच्छा, इन दोनों का प्राइस, अच्छा एक चीज है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड सर्विस एंड द डिमांड, इसका रिलेशनशिप क्या होता है?
इसका रिलेशनशिप होता है और इसी को कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। या हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स रिलेशन है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जी सर, समझ आ गई। अगर मैं इसको लिख के बताऊं यहाँ पे, तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड जो क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है कि प्राइस अगर इंक्रीज है, मैं इसको इंक्रीज को ना प्लस से शो कर रहा हूँ, प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जिसकी क्वांटिटी आपकी है, आपको पता है क्वांटिटी के लिए क्यूटी वाई लिखते हैं ना, क्वांटिटी डिमांडेड। जी सर। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगी, मैं डिग्रीज को माइनस से कर रहा हूँ, वरना मैं एरो बना सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई? समझ आ रही है आपके? जी सर, आ रही। अच्छा, इसी तरह अगर आप ये देखें, अब मुझे बताइए अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी फिर क्या होगा? अगर आपके पास जैसा डिमांड पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पे इसी तरह अगर आपके पास डिमांड, अगर आप प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर वो डिक्रीज होगी। वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर 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 आपके पास प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, फिर वो इंक्रीज होगी सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब प्राइस कम हो रही होती है तो लोग ज्यादा परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ चीजों के एक्सेप्शन भी आते हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है सेटरस पेरिबस। सेटरस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यानी आपके पास बाकी सब चीजों को हम अभी हमने वो कांस्टेंट रखा हुआ है। तो क्या मतलब, अभी हम कांस्टेंट क्यों रखा है ये आपके बाद में समझ में आएगी, मैं कहने के जा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल इस बात को समझे कि आपके पास जो है वो, आपके पास जो है ये वाली जो आपके पास लॉ ऑफ डिमांड जो है बेसिकली क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, समझ में आया आपके? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जी सर। और वो क्या है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, और इन अदर वर्ड वी कैन से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन जो है वो लॉ ऑफ डिमांड है। ये बात क्लियर है? यस सर। चले शाबाश, आगे चलते हैं। आगे हम चल के आप अच्छा एक काम करें, अपना बोलिए, आप जो है ना अभी अगर उनको टेस्ट कर देना, उसामा को, एक इसको, ताकि उनको कहते हैं कि हम क्या, हम क्लास पूछ लें उनसे कि हम कहने 10:30 पे क्लास रख लें। मेरे ख्याल से आपके अभी थोड़ा अभी ब्रेक ले लिए, 10:30 पे सही रहेगा सर वो लाइट का इशू होता है ना सर। आपको? जी। अच्छा, आपकी लाइट कब तक आती है? सर 1:30 बजे तक। ओ, इतनी लंबी लाइट जाती है? जी सर, वो एक्चुअली काम चल रहा है ना सर यहाँ बिल्डिंग में। अच्छा 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 अच्छा, रोजाना कितने कितने बजे जाती है? 11 जाती है सर, 1:30 बजे तक आ जाती है। हाँ, तो फिर उनसे पूछें कि 10 to 11 कर लें क्या? ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ सर। हाँ, 10 to 11 अगर कर लेते तो हम ये साथ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एज द प्राइस ऑफ गुड और फॉल्स कस्टमर, अच्छा इसका मतलब, अच्छा अब ये और तो इसकी बारे में डिटेल बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इफ द प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज फॉल द कंज्यूमर रियल इनकम, अब ये रियल इनकम क्या चीज हुई है? विद द सेम अमाउंट ऑफ इनकम द कंज्यूमर इज एबल टू बाय मोर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। रियल इनकम क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में आ रहा है आपके? रियल इनकम किसे कहेंगे? रियल इनकम बेसिकली क्या होती है, आप इसको इस तरह समझे कि आपके पास अगर 1,000 रुपए है और आप जो है उससे जो है 4 बर्गर आप ले सकते हैं। ठीक है, 250 रुपए का बर्गर है और 4 बर्गर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि आपके पास तो 1,000 रुपए ही हैं, लेकिन हुआ ये है कि जब जो जो आपके पास बर्गर है उसकी प्राइस जो है ना 250 से कम होकर ना 200 हो गई।
अब जब 200 हो गए तो अब आपके पास इसी 1000 में, जो पहले आप 4 बर्गर परचेज कर सकते थे, अब इसी इनकम में 1000 रुपए में आप 5 बर्गर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम किसे कहते हैं? इनकम कहते हैं परचेजिंग पावर को, यानी कि उस वो मतलब आपकी सलाहियत या पावर जिससे आप कोई चीज परचेज कर सकते हैं, वो कहलाता है परचेजिंग पावर। ठीक है, जितना पैसा आपके पास ज्यादा हो जाएगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती जाएगी। इधर रियल इनकम का मतलब ये है कि वो पैसे की वो सलाहियत, वो उसकी एबिलिटी जिससे आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो जब कोई प्रोडक्ट सस्ती हो जाती है तो आपकी सलाहियत बढ़ जाती है, यानी कि आप ज्यादा क्वांटिटीज को ले सकते हैं। तो उससे कहते हैं रियल इनकम। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? जी सर। चलिए शाबाश। अच्छा, एज द प्राइस ऑफ गुड सर्विस फॉल, अच्छा जैसे अगर इसी तरह कह रहे हैं, अगर अगर आपकी फॉल हुई, अच्छा मोर कस्टमर्स एबल टू पे, सो दे आर मोर लाइकली टू बाय द प्रोडक्ट। ये भी वही बात कर रहे हैं कि जब आपके पैसे कम होते हैं, लोग जो लोग जिनकी रेंज में नहीं होती, मिसाल के तौर पर लोग हैं जो कि अभी मैंने आपसे एग्जांपल दी कि बर्गर 250 रुपए का, तो हो सकता है बहुत से लोग बोले नहीं यार, हमें 200 रुपये हमारे पास है, हम 200 रुपये में होगा तो ले लेंगे। तो जब 250 में बहुत से लोग कस्टमर कट जाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब 200 रुपये हो गए तो और कस्टमर भी जो बंदल लेने वाला था, ये भी लेने वाला साथ है, और कस्टमर जो है वो भी, जो 250 रुपये की रेंज थी, वो भी जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो क्वांटिटी डिमांड इस तरह बढ़ जाती है। बेसिकली इसकी ये लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह डिमांड कर्व आ गया। अच्छा देखिए, इसके अंदर आपका डिमांड, आपको मैंने बताया डिमांड, फिर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा डिमांड आपकी समझ में आई, जो क्या क्या कहते हैं उससे, डिमांड की समझ आई? डिमांड, व्हाट इज डिमांड, क्या होती है? जी सर। डिमांड की क्या होती है? डिमांड होती है आपके पास, अ, बता सकते हैं डिमांड क्या होती है? डिमांड बेसिकली सिंपल क्या होती है? डिमांड जो होती है, जब सर एबल, आपकी नीड भी हो और जो ना आप एबल भी हो वो नीड पूरी करने के लिए। वेरी गुड, विलिंगनेस, जिसे हमने विलिंगनेस या वांट कहते हैं, और प्लस दोनों मिल क्या हो, दूसरी एबिलिटी टू बाय, एबिलिटी टू बाय। ये दोनों चीजें होंगी तो क्या कहलाएगी? वो डिमांड कहलाएगी। ठीक है जी, ये दो चीज हो गई आपकी। अब आप जो है इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, या अगर आपने लिख लिया होगा तो लिख लीजिए, नहीं है तो आपने अभी लिख लीजिएगा इसको, ताकि इस तरह ना आपको याद रहेगा कॉपी के अंदर। समझ में आई आपके? जी सर। मुश्किल तो नहीं है ना ये? नहीं सर। ठीक है, चलो। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम अगर हम अब इसी पहले हमने पहले पढ़ा डिमांड क्या होती है, फिर हमने उसका लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसके बाद अब हम जाके पढ़ेंगे डिमांड कर्व। बेसिकली वही रिलेशनशिप जो लॉ ऑफ डिमांड का आपको मैं कह रहा हूँ, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, जो इनमें रिलेशन है, इसी को जब आप शो करते हैं ग्राफिकली, तो ये आपको डिमांड कर्व नजर आता है। ठीक है, जब आपको इसी डेटा को जब आप शो करते हैं किसी शेड्यूल के अंदर, तो शेड्यूल यहाँ नहीं है, शेड्यूल ये जैसे अगर यहाँ नहीं है, अगर शेड्यूल दिया हुआ है, यानी कि इसी को डेटा अगर आपको ग्राफ आपने किया होगा ना, इसमें जो एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज अगर दी हुई है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि आपके पास वो डिमांड शेड्यूल है। वेरी सिंपल। एक डिमांड के बारे में अगर लिखा इस प्राइस से ये क्वांटिटी, इस प्राइस से ये क्वांटिटी, डिटेल से अगर लिखी हुई है, तो बेसिकली उसका क्या मतलब है? डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। अगर उसी जो डेटा को आपने यहाँ ग्राफिकली प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो कहलाएगा डिमांड कर्व। जैसे ये वाला डिमांड कर्व, अब ये डिमांड कर्व आपको बता रहा है, आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा देखेंगे, आपका ये पी है। अच्छा आपको ये पता है, आपको P2 की प्राइस, P2 प्राइस ज्यादा है या P1 प्राइस ज्यादा है? सर P1। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये आपकी प्राइस, इस यानी कि अगर आपकी इस प्राइस थी, ये प्राइस यहाँ पे थी, क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई, जो डिमांड हो रही है वो ये हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ये हो रही है। अब क्या हुआ, यहाँ से जब आप अगर प्राइस आ गए P1 से P2 पे आ गई, प्राइस कम हुई, बढ़ी?
सर कम हो गई। वेरी गुड, शाबाश। तो ये प्राइस जब कम हुई तब देखिए इस ग्राफ को, आप इसके ग्राफ को देखेंगे ना, आप लाइन देखेंगे आप, तो प्राइस जब कम हुई इस प्राइस के ऊपर देखें क्वांटिटी डिमांड, यहाँ से लाइन से अगर मिलाएं तो क्वांटिटी ये आपकी ये वाली मिल रही है। तो प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो गई। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहां से आए, अच्छा, तो उसके बाद अगर आप जो है इसी इसी प्राइस को दोबारा अगर आप जाएं, ठीक है ना, अगर आप यहीं से अगर आप सपोज करें कि आपके प्राइस P2 थी, ठीक है, अगर आपके पास P2 थी और P2 से अगर प्राइस जो है ना वो बढ़ गई, तो यहाँ से P2 से P1 पे चलेगी। अब जब आप देखें कि जब प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, पहले यहाँ थी Q2, अभी Q1 पे डिक्रीज हो गई। दिख रहा है, तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा एज अ प्राइस फॉल्स फ्रॉम P1 टू P2 द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड वाइस वर्सा, हम कह सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, मतलब तो नहीं है कोई? नहीं सर। चलें ग्रेट, यहाँ पे समझ में ये इसे कहते हैं डिमांड, वो डिमांड कर्व हो गया। अच्छा, अब मार्केट डिमांड क्या चीज होती है? मार्केट डिमांड बेसिकली क्या होती है, तमाम के तमाम जो इंडिविजुअल को टोटल कर लेते हैं। इसको इस तरह समझें आप कि देखें, अगर आप ग्राफ आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये आपकी क्वांटिटी, ये आपके पास मेल कस्टमर हमें ये डिमांड कर रहे हैं, फीमेल कस्टमर ये डिमांड कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि $10 है प्राइस है, तो 500 डिमांड कर रहे हैं मेल लोग, और ये अगर ये यही प्राइस है, फीमेल कितनी डिमांड कर रही है? 400 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, ये बात देखें कि यहाँ पे जो है ना, ये हमेशा प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे होती है, यानी कि वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे क्वांटिटी होती है जब भी डिमांड सप्लाई का कर्व आएगा, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता। अच्छा, अब ये डी के जो जो शो करता है वो डिमांड के लिए शो करता है, किसके लिए शो करता है? डी के लिए, डिमांड। ठीक है, डिमांड शो करता है। अच्छा, अब ये डी तो डिमांड के लिए, इधर भी डिमांड के लिए। अब ये एम जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है आपके लिए, किसके लिए? मेल के लिए, और ये डब्ल्यू वुमेन के लिए। अब देखिए मार्केट के अंदर, यानी मार्केट के अंदर पूरे टोटल जो 500 मेल डिमांड कर रहे हैं 10 रुपए पे, और इसी 10 रुपए पे फीमेल डिमांड कर रहे हैं 400। तो 10 रुपए पे टोटल डिमांड, मार्केट की डिमांड कितनी हो गई? 5 और 4 कितनी हो गई? ये आपकी 900। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलो ठीक है, ये इसका मतलब हुआ कि आपके पास 500 और 400 कितनी हो गई? ये आपके पास 900 डिमांड हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको देना है कि मार्केट डिमांड क्या होती है। ये सारे मेल कस्टमर या फीमेल कस्टमर, सारे का सारे टोटल जो डिमांड हो रही है वो क्या हो रही है? 9। यहाँ तक क्लियर है? ये है यस मार्केट सर। मार्केट डिमांड करवा गया, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको जाकर देखें डिटरमिनेंट ऑफ, अच्छा एक और चीज आ गई, ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? डिटरमिनेंट डिमांड का मतलब होता है इफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस। ये समझ में आई आपके, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? नहीं सर। ये कह रहे हैं कि अगर प्राइस के अलावा कोई अगर आपके पास है, अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको पता है कि आपके अंडों की प्राइस जो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? प्राइस कम हो रही है क्या? और क्वांटिटी डिमांड लोग की बढ़ रही है ना। जी। अच्छा, एक बात जैसे कि हम जो अभी अभी, अभी तक हम लॉ जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हम देख रहे होते हैं प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर, ठीक है। अब बताइए कि प्राइस क्या अंडों की कम हो रही है कि आपके पास जो है वो डिमांड, अंडों की डिमांड बढ़ रही है, या किसी और वजह से डिमांड बढ़ रही है? सर वेदर कंडीशन की वजह से। वेरी गुड। इसी 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 अगर यानी प्राइस के अलावा कोई भी चीज हो, अगर उसकी ऐसे डिमांड बढ़ रही है, उसे डिटरमिनेंट डिमांड कहते हैं। बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं है, नहीं सर। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, although the price regarded as the key determinant of the level of demand for a good service, it is not only factor that affect the quantity demanded. Other factors that affect the person's level of demand for goods and services, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिटरमिनेंट डिमांड कहलाते हैं। कोई मसला? नहीं सर। वेरी गुड, चले। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर हम जाएं, अगर आपको यहाँ नजर आए, देखें आपको नजर कि अब एक इसे है, तो अब तो हमने देखा एक वजह क्या होती है, एक हैबिट होती है। लोगों की हैबिट अगर चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पर जो है ना वो चाय से
कॉफी की तरफ अगर वो शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर अगर आपका अफेक्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, और अगर वो प्राइस की वजह से जो अगर डिमांड में अप एंड डाउन हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है? यस सर। चलें, अच्छा अब देखें कि हैबिट, फैशन एंड टेस्ट, ये सारी चीजें, हैबिट आपकी चेंज हो सकती है, फैशन कुछ कोई चीज फैशन में आए तो अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है ना, और अगर टेस्ट चेंज हो जाए लोगों का, तो जैसे मैंने आपसे कहा कॉफी की जाए अगर तो वो चेंज कर दें, अगर वो है वो अगर वो बीफ का जाए तो मटन शुरू अगर लोग चेंज कर लें, लोग टेस्ट अगर चेंज हो जाए, या आपके जो बीफ से जो है ना लोग चिकन की तरफ अगर लोग ज्यादा वो शिफ्ट हो जाए, तो सारी सब चीजें ना ये सब इसके अंदर आपके इसके अंदर आती हैं। अच्छा, इसके अलावा फैक्टर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और फैक्टर मैं कहता हूँ, किसी ने एडवाइस दे दी है, इसमें लिखी भी नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया, जनरली जो ना व्हाट्सएप पे कंपेन चल रही है कि यार कि जो इसका जो है ना ये जो मुर्गी का गोश्त है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो क्या होगा, लोग क्या होंगे, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कोई कंपेन चलती है और वो चलती है कि भाई आपके पास जो है ना ये इसकी जो है ना जो अंडों की जो है जो वो प्रोटीन ज्यादा होते हैं, लोग खाना चाहिए कोरोना के अंदर, ये आपके वैसे ही सर्दी में अच्छी होती है, आपकी जो है ना वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। सब चीजें अगर चल पड़ेंगे तो क्या होगा, लोग कौन इसकी डिमांड पे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी फैक्टर अदर देन द प्राइस अगर अफेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट डिमांड। उसमें क्या होता है, हैबिट एंड फैशन हो सकती है। ठीक है, आपके पास ये देखें टॉप 10 फैशन ब्रांड्स फॉर चाइनीज फीमेल। अब देखेंगे, देखें ये ब्रांड है, ये शनेल है, देखिए फ्रांस का, ये लुइस वेटन है, ये जो है फ्रांस का, ये भी कार्टियर जो है ना वो है। अच्छा, टिफी एंड कंपनी, टिफी को पता है, टिफी वगैरह टॉफी वगैरह जो बनाती है। ठीक है, हो सकता है फैशन के अंदर कोई और चीज भी होती हो टिफी, लेकिन टिफी का टिफिन ही जो है ना, मैंने चॉकलेट वगैरह टॉफी वगैरह खाई है, इसका मतलब एक और चीज बनेगी, फैशन का जिक्र आ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये कोई और कोई ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे होती है। एप्पल है, अब जैसे एप्पल जो है ना क्या ही कंप्यूटर और वो बनाते हैं। अच्छा, मोंट ब्लैंक का तो पेन होता है, जर्मनी का ये। ठीक है ना, अच्छा गुची जो है ना इटली का है, कि जो कपड़े होते हैं और शूज होते हैं। पराडा, पराडा भी आपको पता होगा, गारमेंट्स, और उसके अंदर काफी चीजें होती हैं। डोयर ये मसाला कोई एल्बम परफ्यूम वगैरह कुछ और होता है। ठीक है ना, बर्बरी ये भी कोई ऐसी चीज है, मतलब ये भी बहुत बड़ा यूके का ब्रांड है। तो ये फैशन जो है ना सारे टॉप 10 आपको ये नजर आ रहे हैं, जो कि किसकी, चाइनीज फीमेल को ये बहुत पसंद है। ठीक है, एक तो क्या हो गया, एक डिटरमिनेंट क्या हुआ, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, यानी कि कोई ऐसा फैक्टर जो कि डिमांड को अप एंड डाउन करे, और लेकिन प्राइस के अलावा, तो वो कहलाए डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। एक में क्या है, फैशन, हैबिट, टेस्ट आ गया। दूसरी चीज होती है इनकम हो सकती है, इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपका जो है वो क्या कहते हैं, आपकी डिमांड क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसी प्राइस के ऊपर, लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है वो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये क्या चीज है, लेकिन ये भी डिमांड पर असर डालती है, इसको समझिएगा जरा गौर से। आप मेरे साथ ही है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, क्लियर समझ में आ रही है? जी सर, आ रही। अच्छा चले, अब सब्स्टिट्यूट होता है जैसे कोक एंड पेप्सी। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कोक एंड पेप्सी दोनों सब्स्टिट्यूट, एक के का दूसरी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर सपोज करें आपको जो पेप्सी पसंद है, ठीक है, आपको पेप्सी पसंद है और आप पेप्सी इस्तेमाल कर, इसका सब्स्टिट्यूट ना कोका कोला है। कोका कोला की अगर जो है वो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है ना, प्राइस बढ़ेगी तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी, तो जो कोक लेने वाले हैं वो पेप्सी पे आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कोक जो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोका कोला है, अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास जो है वो क्योंकि वो जो कोका कोला की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट का पेप्सी है, तो लोग कोक कम इस्तेमाल करेंगे और पेप्सी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट है, मोर और लेस सेम टेस्ट है। इसी तरह, इसी तरह देखिए, आपकी प्राइस बढ़ी कोका कोला की, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, पेप्सी की। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह अगर इसी एग्जाम्पल के साथ लें
पेप्सी अगर कोको कोला की डिमांड अगर सॉरी कोको कोला की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा कि उसकी कोक की तो डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, हमारे पास जो है ना इस जो सॉरी हमारी इसकी जो है डिमांड जो है आपके पास कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो हमारे पास जो है वो डिमांड। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, आ रही। अच्छा, यानी कि सब्स्टिट्यूट जो है ना वो आपका उसका सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है उसका इम्पैक्ट आपकी क्वांटिटी आपकी जो है क्वांटिटी डिमांड पे आ रहा होता है। यानी कि प्राइस कोक की बढ़ी, आपकी क्या प्राइस बढ़ेगी तो डिटरमिनेंट तो कहलाएगा नहीं ना। डिटरमिनेंट हम कहते हैं उसे जो कि प्राइस के अलावा, तो लेकिन वो सब्स्टिट्यूट की तो प्राइस हो सकती है ना। जो आपका सब्स्टिट्यूट है, जैसे पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोक वाला है, कोका कोला की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बजाय हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी? हमारी बढ़ जाएगी। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब अगर आप पेप्सी जो अगर कोक लेने वाले लोग हैं उसकी अगर प्राइस कम होगी तो क्या हुआ, उसकी उस प्रोडक्ट की जो कोक कोला की जो डिमांड है वो बढ़ी जाएगी। तो हमारे लोग जो जो पेप्सी पीने वाले लोग हैं वो भी चले जाएंगे कहाँ पे, कोक पीने लगे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है। ये क्लियर है? यस सर। ये सब्स्टिट्यूट गुड हो गई। एक होती है कॉम्प्लीमेंट गुड। कॉम्प्लीमेंट की गुड क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट बेसिक क्या होती है? जो जॉइंटली डिमांडेड किसी और के साथ डिमांड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो है ना आप समझें कि आपके पास जो है कार है और पेट्रोल है, ये क्या है? दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपने बोला गाड़ी की वजह पेट्रोल ले लो या उसी से काम चलाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तो ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जब गाड़ी लेंगे तो लाजमी आपको पेट्रोल भी चाहिए होता है, ठीक है ना। और आपके पास इसी तरह अगर आपके पास जब गाड़ियों की जो प्राइस अगर कम होगी तो लोग ज्यादा गाड़ियां लेंगे। जब ज्यादा गाड़ियां लेंगे तो साथ साथ क्या हुआ कि आपके पास जो है ना वो पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह गाड़ियों की अगर जैसे प्राइस बढ़ेगी तो गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन गाड़ी की डिमांड कम होने के जैसे कार की जो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होते हैं जो कि जॉइंटली डिमांडेड होते हैं, यानी एक के साथ दूसरा आप काम कर रहा होता है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के साथ आपको सिम भी चाहिए, ये ठीक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास जो है ना मोबाइल फोन के साथ तो इंटरनेट भी चाहिए आपको, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है आपके? कॉम्प्लीमेंट। जी सर। बिल्कुल। पहले एक जमाने में जो है ना वो जमाने में लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते थे क्या ना सीडीज वगैरह। तो जो आपकी सीडी प्लेयर होता था और सीडी होती थी, इससे पहले टेप टेप रिकॉर्डर होता था। टेप रिकॉर्डर होता था, उसके साथ जो है ना वो छोटी ड्रील होती थी, वो चलती थी, ठीक है। अब वो सीडी प्लेयर का जो भी खत्म हो गया सारा, क्योंकि देखिए आपसे एक और बात, ये यूएसबी है, यूएसबी कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप? उसमें कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब अगर कंप्यूटर की अगर आपकी बढ़ जाएगी तो साथ साथ आपकी बाकी चीजों की डिमांड भी बढ़ जाती है। एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपका लैपटॉप या मोबाइल होता है, हर चीज एक साथ ही होती है। पहले क्या होता था? पहले आपके पास होता था कंप्यूटर, अभी भी होता है, लेकिन अब लोग असल में डेस्कटॉप का रिवाज बहुत कम हो गया। तो जब भी आपके पास जब आप कंप्यूटर लेते थे तो आपने कंप्यूटर बेसिकली सीपीयू ले लिया आपने। अब सीपीयू चाहिए तो आपको मॉनिटर भी चाहिए। अच्छा, जब मॉनिटर आपके पास सीपीयू है तो आपको जो है ना माउस भी चाहिए। सीपीयू है आपके पास तो आपका कीबोर्ड भी चाहिए होता है। ये तमाम चीजें लाजमी उसको चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके साथ कनेक्शन वायर, हर चीज की जिसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं उनकी साथ साथ जॉइंटली डिमांड होती है। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो साथ में क्या, यह बात क्लियर हो रही है? यस सर। अच्छा चलें, ये मेरा ख्याल है कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट में समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, आपको मैंने जी। बुक शेयर भी की हुई है ना ये? जी सर, की हुई हाँ, है। इसको तो प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक और ठीक। चीज आ गई, एडवर्टाइजमेंट, यानी किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होने लग जाती है वो ज्यादा बिकनी शुरू हो जाती है, जिसकी कम हो जाती है वो कम हो जाती है। आपको पता होगा एक जमाने में जो कोको कोला बहुत कम लोग पीते थे क्योंकि पेप्सी के ऐड बहुत आते थे। तो पेप्सी के ऐड ज्यादा आते थे तो लोग उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है।
अब क्या हुआ कि अब जो है ना, जब जब कोका कोला ने दोबारा ऐड देना शुरू कर दिया तो लोगों ने शुरू कर दी, परचेज करना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक और है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर गवर्नमेंट जो है, अगर वो टैक्सेस वगैरह दे रही है, ठीक है ना, अगर टैक्सेस लगा रही है, टैक्स लगा रही है, तो उससे क्या होगा, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। सब्सिडीज दे रही है तो क्या होगा कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। टैक्सेस अगर है तो क्या होती है कि वो प्राइस गिर जाएगी, अब डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर लोग सब्सिडीज दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, सब्सिडीज देने से क्या होगा कि आपके अच्छा, टैक्स टैक्स सब्सिडीज का डिफरेंस पता है आपको? नहीं सर। अच्छा, टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट कुछ पैसा लेती है, जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप जो है वो और अगर आप जो है, अगर जो गवर्नमेंट पैसा देती है जो प्रोड्यूसर को, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सब्सिडीज। यानी पैसा देना, वो क्या कहलाता है, पैसा जो देना होता है वो कहलाता है जो सब्सिडीज कहलाता है। गवर्नमेंट जो पैसा जो प्रोड्यूसर को दी ताकि इसकी प्राइस कम हो, वो सब्सिडीज कहलाती है। यानी टैक्स एंड सब्सिडीज, दीज आर टू अपोजिट थिंग। अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रही है सब्सिडीज, जिसका मतलब सब्सिडीज उनको मिल रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी सर। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, इसी तरह ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी की वजह से भी आपकी आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ और कम हो सकती है। तो इकोनॉमी एज अ होल, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो क्या होगा, आपके पास बहुत डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर सबके पास खूब इनकम हो रही है, सब अच्छा इनकम चल रही है, तो आपके पास अच्छा होगा। अगर इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी नहीं चली, जैसे आजकल पैंडेमिक चल रहा है, तो इकोनॉमी की कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके हर चीज की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आई? जी सर, आगे। चले, अच्छा अब आगे चलें जरा। दूसरा और क्या है अब? अच्छा जी, अब ये देयर आर मेनी अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे आप सबसे पहले आपने क्या बताया था कि वेदर, ठीक है, तो ये वेदर हो सकता है, ठीक है ना, कैनोफिक डिमांड। अच्छा, बीच रिजॉर्ट वगैरह के हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास जो डिमांड, अगर जब वेदर चेंज, गर्मी शुरू हो जाती है, आप देखा बीच पे लोगों के ज्यादा लोग चले जाते हैं, हॉलीडे वगैरह में ज्यादा घूम जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर वो सर्दी जाती है, विंटर जैकेट की डिमांड बढ़ जाती है। बारिश वगैरह ज्यादा हो जाती है, तो अगर आप हो रही हो तो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि ये सारे वर्ड फैक्टर डिस्कस हमने किए हैं जो कि अफेक्ट करते हैं अदर देन दी प्राइस। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और फैक्टर है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक देखिए क्या होता है, डेमोग्राफिक को समझिए क्या होता है। डेमोग्राफिक जैसे एज है, ठीक है ना, ये सब डेमोग्राफिक कंडीशन होती है। यानी कि डिफरेंट एज के लोग हैं, डिफरेंट जेंडर्स के लोग हैं, यानी मेल फीमेल्स हैं। एथनिसिटी और रिलीजियस है। एथनिसिटी का मतलब होता है जो है ना मुख्तलिफ किस्म के कास्ट के लोग जो होते हैं, ठीक है। रिलीजियस लोग हैं, ठीक है, रिलीजियस आपको पता है ना, रिलीजियस बिलीफ के। यानी कि ये लोग जो है ना, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेंगे उसके हिसाब से भी ये रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी उसके इकोनॉमी के अंदर मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, तो जाहिर है फिर वो किसकी, जो आपकी जो ईद बकरीद की चीजों की इसकी डिमांड बढ़ जाती है। टोपियां वगैरह हैं या तस्बीह है, ये सब की डिमांड होती है, ठीक है। और अगर आपके पास अगर आप हिंदू वगैरह के नाम देखो, वो नारियल वगैरह काफी इस्तेमाल करते हैं लोग, जी सर। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये हो क्या क्या है ना, अब ये इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इसकी वजह से भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है जो मेल फीमेल होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। अगर मेल ज्यादा है, इसका मतलब मेल जो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। अगर फीमेल ज्यादा है तो इसका मतलब फीमेल की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है बैंक, क्योंकि दोनों की बैंक हैबिट अलग अलग होती है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? यानी कि इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, if any factor affect the demand other than the price is called determinant of demand, very simple। ये समझ में आ गई आपके? यस सर। चलें, ग्रेट, चलें आगे चलें। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, हम सही चल रहे हैं ना? जी सर। चलें। अच्छा जी, अब हम बैठते हैं मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड, चेंज इन। अच्छा, अब देखें, अब इस बात को समझें कि जो ग्राफ है, हमने जब ये पहले वाला ग्राफ पढ़ा था, वो हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था,
ठीक है ना, ये हमने ग्राफ पढ़े थे सारे। अभी हमने इसमें ये नहीं पढ़ा था कि ये अलोंग द कर्व पे क्या होगा, ये शिफ्ट में क्या होगा। अब हम देखें, अब हम थोड़ा सा इसको इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास, अगर आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, जैसे हमने क्या कहा था कि अगर ये लॉ ऑफ डिमांड वाली चीज समझे थे। अगर सपोज कर, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको ना, अगर P3 प्राइस है तो P3 से प्राइस अगर P2 पे आएगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और लॉ ऑफ डिमांड हमारा यही कहता है। लेकिन इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह इस प्राइस से अगर आपकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना, इसे कॉन्ट्रैक्शन हो गई, यानी कि अगर क्वांटिटी ज्यादा डिमांड की जा रही है जिस प्राइस से, वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, और क्वांटिटी अगर प्राइस अगर कम हो रही है तो एक्सपेंशन कहलाती है। अच्छा, इसको अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि ये कहलाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, यानी कि ये पहले यहाँ से क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, यहाँ से फिर यहाँ चली गई। इसे कहते हैं, यानी कर्व के साथ साथ ये कहलाती है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब आप देखें, ये से जो चेंज जो आ रहा है किस वजह से आ रहा है, प्राइस की या किसी और वजह से आ रहा है? ये प्राइस की वजह से किसी और वजह से, ये बताएं। सर प्राइस की वजह से यार। वेरी गुड, शाबाश, यही चीज समझनी है आपको, क्योंकि प्राइस की वजह से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया। अच्छा, आपके पास अब देखें, अब आप देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इंक्रीज इंक्रीज डिमांड। अच्छा, इंक्रीज डिमांड की जो बात हो रही है ना, अच्छा देखें, एक होती है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा, और एक होती है इंक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ चली गई। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ चली गई, बेसिकली ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है आपको, पॉइंट की स्क्रीन पे, तो ये आपकी, जी सर। अच्छा, ये आपकी P1 प्राइस की क्वांटिटी डिमांड नहीं करती। अब इसी प्राइस प्राइस तो वहीं की हुई है, लेकिन आपकी डिमांड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चली गई, यानी कि Q1 से ये Q3 पे आ गई है। तो ये जो चेंज हुआ है किस वजह से हुआ है, प्राइस की या किसी अदर फैक्टर की वजह से हुआ? सर अदर फैक्टर की वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर कोई फैक्टर अफेक्ट करेगा डिमांड को अदर देन द प्राइस, तो उसका जो ग्राफ होगा तो वो ग्राफ अलोंग द कर्व नहीं होगा, क्योंकि अलोंग द कर्व जो मूवमेंट हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस। लेकिन ये शिफ्ट यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट करेगा वो कहलाएगा, कोई भी फैक्टर अदर देन द प्राइस शिफ्ट अगर करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि जो जो यहाँ से पूरे ग्राफ पूरे यहाँ से पूरा पूरा लाइन जो शिफ्ट होकर उधर चली जाएगी। क्यों शिफ्ट होगी? क्योंकि प्राइस वही की हुई है और आपकी क्वांटिटी यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट होगी, इसलिए ग्राफ जो यहाँ से शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर आपका वेदर जो है, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला आपकी थी और किसी वजह से आपकी डिमांड जो है यहाँ से इसी प्राइस के ऊपर कम हो गई है, ठीक है, तो पहले क्वांटिटी डिमांड Q1 थी, अब Q2 हो गई है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, इट इज फैक्ट अदर देन द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि टैक्स लग गया हो, ठीक है ना, जब टैक्स लग गया जाहिर है प्राइस हमारी बढ़ी जाती है, तो क्या, सॉरी प्राइस नहीं, तो हमारे पास जो है ना उसकी वजह से क्या होती है, आपकी क्वांटिटी जो है ना वो आपकी जो है ना वो कम डिमांड की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपकी सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब जो टी शर्ट की डिमांड बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है, कोई टी शर्ट डिमांड नहीं कर रहा, या कोई कुर्ते की डिमांड नहीं कर रहा, या वो जो आपकी जो है वो जो ठंडे मशरूबात हैं, जो आपके पास रूह अफ़ज़ा है, या आपके पास आपके पास वो है, इवन के कोल्ड ड्रिंक की भी बहुत कम डिमांड हो रही है, कम हो गई है। इट इज वेदर की वजह से आपकी ये यहाँ पे कम हो गई। ये जो ग्राफ आपका ये वाला जो है ना, ये ग्राफ ये वाला पूरा का पूरा शिफ्ट होके लेफ्ट के ऊपर चला गया। क्वांटिटी अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, और अगर आपकी डिमांड कम होगी तो क्या होगा, लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन ये जो ग्राफ दोनों जो है, राइट और लेफ्ट वाले दोनों, it is affected by the factor other than the price। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चलें, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो गया। अच्छा, उसके बाद हो गया ये मेरा ख्याल है हमारा डिमांड कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम ओके सर। फिर हम अगर वो मेरा ख्याल अभी तक उनका शायद जवाब आया नहीं है,
जी सर, नहीं आया रिप्लाई। ठीक है, तो आपके अगर 11 बजे तक पक्की चली जाती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? जी सर, चली जाती 11 तक। अच्छा, तो फिर ऐसा करेंगे कि फिर वो जैसे 1:30 पे कर लेंगे फिर हम क्लास, जैसी लाइट आती है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो जल्दी फारिग हो जाएंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है। चलो, ओके, फिर कोई और इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आप एक काम ठीक है करिएगा, सर। जितना आपको मैंने कराया वो सारा पढ़ के, और साथ में थोड़ी सप्लाई भी, ताकि देखिए आप अकेले हैं ना, हम इसको थोड़ा स्पेस थोड़ा फेस से लेके चल सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन अभी डिमांड पूरा पढ़ लें, बिल्कुल डिमांड के साथ सप्लाई भी है। ठीक है? ठीक है सर। ओके फिर, हाँ, चलें। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।